Hello everyone, I am Jatin Verma. So guys, today I am going to talk about UPSC Civil Services Exam GS Mains Paper 2 syllabus. I am going to decode the syllabus of UPSC GS Mains Paper 2, that is popularly known as Polity and Governance. So one by one, topic wise, I am going to talk about the syllabus, the topics in the syllabus, the sources that we have to refer for each and every topic given in your syllabus. यूपीएससी के सिलेबस को समझना, जीएस मेंस पेपर 2 के सिलेबस को समझना, जो उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं उनको समझना, न्यूज़पेपर पढ़ने से या पॉलिटी एंड गवर्नेंस की कोई भी बुक, एम लक्ष्मीकांत हो या डीडी बसु, इन सब बुक्स को पढ़ने से पहले पहला स्टेप यह है कि सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है। और सिलेबस की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए हमें पहले यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस, फिर यूपीएससी ने जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको समझना, trying to understand the mind of UPSC when it is asking questions in the previous year questions, be it for prelims as well as for mains. Polity and governance, न्यूज़पेपर को समझने के लिए और यूपीएससी के डिफरेंट एरियाज, जीएस मेंस पेपर 2 या जीएस मेंस पेपर 4 एथिक्स पेपर के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं यूपीएससी का जीएस मेंस पेपर 2 का सिलेबस। वेरी फर्स्ट टॉपिक इन यूपीएससी सिलेबस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के लिए ऑर्डिनरीली जो हम रेफर करते हैं एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1, जिसमें कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, जो एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश इंडिया में पास करे गए थे, उनको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनको समझना ज़रूरी है। इसके लिए डीडी बसु के फर्स्ट 5 चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं। और अगर आप कुछ स्पेशलाइज स्टडी करना चाहते हैं तो ग्रैनविली ऑस्टिन या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, इस बुक में कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करी गई है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की गई है। और इसी का एक और बेटर वर्जन है, एक और एनहांस्ड वर्जन है, डेमोक्रेसी एट वर्क के नाम से, अगेन ग्रैनविल ऑस्टिन की ये बुक है। तो काफ़ी बल्कि बुक्स हैं, इसमें से सिलेक्टिव चैप्टर्स की हम रीडिंग कर सकते हैं, जो चैप्टर्स अमेंडमेंट 42nd से और अमेंडमेंट 44 से डील करते हैं, इमरजेंसी एरा से डील करते हैं खासकर। तो ये जो टॉपिक है ये आपके पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसके लिए लोग इंडिया आफ्टर गांधी भी रेफर करते हैं, ये चैप्टर्स उस सेक्शन को भी आपके केटर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो आता है, functions and responsibilities of union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure of the constitution of India, federal structure यानी कि union and state level। तो इसके लिए हम जो रेफर करते हैं, एक तो पंची कमीशन की रिपोर्ट, सेकंड एआरसी, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, पंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, और इसमें फाइनेंशियल फेडरलिज्म की, फिस्कल फेडरलिज्म की बात भी करी गई है। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एरिया है या जो ये कैची फ्रेजेस हमारे न्यूज़पेपर में आते हैं, यही एक बेस्ट सोर्स है इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। और इसमें जो और चीज़ें हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फिनेंसेस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस, कि लोकल बॉडीज के लेवल तक फिनेंसेस को कैसे पहुंचाया जाए। इसमें जो टॉपिक्स आते हैं, यूनियन फिनेंस कमीशन, अभी जैसे कि 15th फिनेंस कमीशन अपॉइंट किया गया है, अपनी रिपोर्ट लाने वाला है अभी 15th फिनेंस कमीशन। तो 15th फिनेंस कमीशन फिस्कल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स को गाइड करता है। अब ये 15th फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर 2020, बिकॉज ये रिपोर्ट तब आ जाएगी। और इससे पहले की जो 14th फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसको स्टडी करना कुछ हद तक जरूरी है। तो ये फिस्कल एरिया, फिस्कल फेडरलिज्म, जीएसटी कैसे फिस्कल या फाइनेंशियल रिलेशंस को यूनियन और स्टेट के बीच में जो है चेंज करता है। हाउ हैज जीएसटी इंपैक्टेड दी फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। और सेकेंड एआरसी का भी कुछ पार्ट इस पे हम पढ़ सकते हैं, खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेफरेंस है, दैट इज गोइंग टू बी योर सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड पंची कमीशन रिपोर्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, और इसमें हम अगर पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स के लिए लक्ष्मीकांत रेफर करी जा सकती है, सेंटर स्टेट रिलेशंस नाम का जो इसमें टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ स्पेशलाइज स्टडी, जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट रिपोर्ट, सेकेंड एआरसी, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट और पंची कमीशन रिपोर्ट से करना अनिवार्य होगा। नाउ टॉपिक 3 जो है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स, आर्टिकल 50, या फिर हम बात करें कि यूनियन और स्टेट के बीच में, या फिर हम बात करें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन कैसे है. वी आर हैविंग डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पे वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे कि गवर्नमेंट का चयन पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी लेके आती है, गवर्नमेंट का चयन उसमें से किया जाता है. लीडर ऑफ इन लोकसभा gets to make the government, which in the present context is प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो जो भी लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, जैसे कि बीजेपी के हैं, तो उनको गवर्नमेंट बनाने को मिलता है, राइट. तो दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये टॉपिक्स को बेटर स्टडी करने के लिए अगेन दी सोर्सेज, न्यूज़पेपर, द हिंदू के एडिटोरियल्स को आप समझ सकते हो, उसे डिकोड करना वुड बी नेसेसरी हेयर. और इसके अलावा जो बुक्स आती हैं, प्रताप भानु मेहता की बुक है, आप प्रताप भानु मेहता की बुक में से गवर्नेंस के लिए इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं. दोस्तों, गवर्नेंस एक ऐसा एरिया है जिसके लिए कोई बुक अभी तक नहीं आई है. बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन देयर इज नो सच बुक अवेलेबल इन द मार्केट विच केटर्स टू द governance section of UPSC syllabus, because the books are not available on a real time basis, and that is why in order for us to prepare this area in a manner required by UPSC, we have to be thorough, we have to thoroughly read the newspaper, or we have to follow some good current affairs magazine or a website. इसके लिए, since I am known for teaching polity and governance, many of my students have been able to understand polity in a crystal clear manner, so you can refer to my blog www.jatinverma.org, और मेरी करंट अफेयर्स की मैगजीन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन, जिसको मैं खुद एडिट करता हूं, जिसको मैं खुद जिसमें पॉइंट्स ऐड करता हूं, उस पर आप रिलाई कर सकते हैं. ये काफ़ी डायनामिक टॉपिक है. अब बात करते हैं टॉपिक 3, सेपरेशन ऑफ पावर्स. जैसे हमने बात करी, इसमें डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है. जैसे कि वाटर डिस्प्यूट्स के लिए आर्टिकल 263, आर्टिकल 262 है, इंटर स्टेट काउंसिल, वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन दी स्टेट्स एंड स्टेट्स, Kaveri water dispute, Mahanadi water disputes between the state of Chhattisgarh and Odisha, Kaveri water dispute between Tamil Nadu, Kerala, Mulla Periyar dam issue. ये सब जो इश्यूज हैं, या फिर हम बात करें जलीकट्टू के जैसे फेस्टिवल्स की, तो ये सब एरिनाज जो सेंटर स्टेट इंटरफेस के जो एरियाज हैं, जहाँ पे सेंटर स्टेट में तालमेल होना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के चलते तालमेल, जो सिनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं क्लैशेस में तब्दील होती जा रही हैं. इनको पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर अगेन इज द बेस्ट सोर्स, और यू कैन रेफर टू माय अपकमिंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस बुक विच विल बी मेड अवेलेबल ऑन माय ब्लॉग www.jatinverma.org. और इसके अलावा मेरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो कोर्स है, जो 24 जून 2019 से स्टार्ट होने जा रहा है अनअकैडमी प्लस पे, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं. इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन रहेगी, उससे पढ़ सकते हैं. नहीं तो मैंने बताया जो रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि प्रताप भानु मेहता की बुक है, आप ये बुक रेफर कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू टॉपिक 4, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज. We have to, in this topic, we have to compare the Constitution of India with the British Constitution या with US Constitution, जहाँ पे कि separation of powers is clearly demarcated. But in our country, separation of powers is not that clearly demarcated. तो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, हमारे यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है. तो इन्हीं पैरामीटर्स पे हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, या फिर जो बिग P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एटलीस्ट उनके साथ में कंपेयर करना जरूरी है. उनमें से भी खासकर 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज कहूंगा, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कंपैरिजन करना जरूरी है. खासकर ब्रिटेन और यूएस के साथ में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन मोर और लेस ये करना जरूरी है. नाउ कमिंग टू टॉपिक 5, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज इश्यूज. पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, उनकी प्रिविलेजेस क्या हैं, इन पे ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में, स्पेशली आफ्टर द चेंज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न इन 2013. क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि डू यू थिंक दैट द पावर्स ऑफ एमपीज एंड एमएलएस बी कोडिफाइड. क्या इन पावर्स को एन्यूमरेट करना चाहिए, कोडिफाई करना चाहिए या नहीं. ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए जैसे कि मिस्टर वरुण गांधी के एडिटोरियल्स आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में,
या क्या एमपीज और एमएलएज को ये हक मिलना चाहिए वो अपनी सैलरीज खुद इंक्रीज कर लें? क्या पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के लिए डेमोक्रेसी की जो 3Ds हैं, डिबेट, डिस्कस एंड डिसाइड, तो डिबेट, डिस्कस एंड डिसाइड, जो 4th D आ गया है डिसरप्शन, डिसरप्शन इज द नॉर्म इन द पार्लियामेंट, उसके लिए क्या किया जाए? इन सब चीजों के लिए न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स, और यू हैव टू रेफर टू एनी गुड करंट अफेयर्स मैगजीन, एंड इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू शुड फर्स्ट बी थॉरो विद द कुंजी ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी कॉल्ड एम लक्ष्मीकांत। तो हमारा ये जो सिलेबस है ये 2 पार्ट्स में है, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन गवर्नेंस। insofar as Indian polity is concerned, any book, be it your M. Lakshmikant, D.D. Basu or Subhash Kashyap, is good enough. M. Lakshmikant को अच्छा कहा जाता है because काफी सारी factual details उसमें covered हैं, minute details are covered. But the way the UPSC has changed its pattern, UPSC also knows कि एक M. Lakshmikant नाम की बुक जो है अवेलेबल है, इसीलिए गवर्नेंस एरिया से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि सिर्फ न्यूज़पेपर में ही उनके आंसर्स आप पा सकते हैं और कहीं नहीं, रियल टाइम में आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जितनी स्विफ्टनेस से यूपीएससी का पैटर्न है मई या अप्रैल के मंथ्स में से करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस पूछने का, उतनी इजीली कोई बुक और ना ही कोई मैगजीन अवेलेबल रहती है। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस इज दी, you can refer to the daily news analysis by me on Unacademy, या फिर daily newspaper reading is the book that is daily published for you guys। वहाँ पे ये चीज़ों को पढ़ना, इलेक्शन कमीशन की पावर्स को, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या चल रहा है, पार्लियामेंट्री डेकोरम को मेंटेन करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल क्या है, सीबीआई के चीफ की नियुक्ति के लिए कौन सी कमेटी अपॉइंट करी जाती है, कौन सी कमेटी जो है सीबीआई डायरेक्टर को सिलेक्ट करती है, लोकपाल का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्या रोल है, मनी बिल के क्या प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 110 क्या है, ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में ही बेटर वे से कवर करी जाती हैं। या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन एरिना में, आप कहीं भी बैठे हैं इंडिया में, आप मेरे कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पे पा सकते हैं। आपको नाम सर्च करना है जतिन वर्मा, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे ये सब चीज़ों का टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस, समरी जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में, आप उनका PDF मेरे ब्लॉग या मेरी वेबसाइट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, www.jatinvarma.org से फ्रीली आप पा सकते हैं। नाउ जो हमने स्टेट लेजिस्लेचर की बात करी, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेट लेजिस्लेचर, हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या चल रहा है ये पढ़ें, बट ब्रॉडली एक पिक्चर पता होना हमें ज़रूरी है। कैश फॉर वोट स्कैम, या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसे कवर करना ज़रूरी है न्यूज़पेपर में। कमिंग टू टॉपिक 6, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, then ministries and departments of the government, pressure groups and formal informal associations, yani ki non governmental organizations, NGOs. According to a report prepared by Niti Aayog, there are 30 lakh plus NGOs in India. तो इन NGOs से गवर्नमेंट को गवर्नेंस को कैसे आसान बनाया जा सकता है? जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट इज अ नाउन, गवर्नेंस इज अ वर्ब। पॉइंट आज 21st सेंचुरी में ये है कि गवर्नेंस को जनता, यानी कि जनता जनार्दन, पॉपुलेशन के क्लोज, सिटीजनरी के क्लोज कैसे लाया जा सके, उसके लिए हम आज तक 20th सेंचुरी में खासकर हम यूज कर रहे थे द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनली, बट इन द 21st सेंचुरी वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक NGOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, बिल एंड मिलिंडा गेट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप, प्लस वी आर इन द एरा ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये सब चीजों को कवर करता है टॉपिक 6, रोल ऑफ दीज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेशर ग्रुप्स इन द पॉलिटी, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू 10th 5-year प्लान डॉक्यूमेंट, जो कि अभी प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन 10th 5-year प्लान डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 75% ऑफ इंडियाज GDP कम्स थ्रू private sector. The revenue, the profit generated by or the production done by the private sector enterprises, Tatas, Birlas, Ambanis, Adanis. ये सब का रोल क्या है? हम स्कैम्स के अक्रॉस आते हैं, we come across scams like Colgate, 2G spectrum scam, या we come across CAG reports accusing the private sector for delays in public-private partnership execution, infrastructure bottlenecks,
जो हैं जिनके लिए प्राइवेट सेक्टर को हायर किया जा रहा है उड़ान स्कीम में या फिर एयरपोर्ट डेवलपमेंट में, उसमें देरी क्यों हो रही है? व्हाई दीज प्रोजेक्ट्स आर नॉट टेकिंग शेप? रीजन इज द प्रॉफिट मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द वेलफेयर मोटिव ऑफ गवर्नमेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. तो इन चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी है इन ऑर्डर फॉर अस टू राइट अ गुड होलिस्टिक आंसर इन मेंस एग्जामिनेशन. ये सब चीजों से मेरे जो वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, आप इन चीजों की निटी ग्रिटी, जैसे अभी डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक्टर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइवेट मेडिकल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, राइट? फोर्टिस हॉस्पिटल है या फिर बड़े बड़े अपोलो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, क्या ये वो रोल निभा सकते हैं? क्या इनसे वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो कि आयुष्मान भारत से सरकार करना चाह रही है? ये सब क्वेश्चंस हमें एड्रेस करने होंगे, हमें इनकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर वी सेट आउट टू राइट दी मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम. नाउ फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. अब बात करते हैं मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की. मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की प्राइम मिनिस्टर मोदी की एजिस में कुछ ऐसा किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का नाम रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गंगा रिजुविनेशन. तो आई आस्क यू अ क्वेश्चन, और यूपीएससी माइट आस्क यू द सेम क्वेश्चन, डू द चेंज इन names of ministries and departments brings about a change in their functions or brings about a change in their orientation? ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. क्या मिनिस्ट्री का नाम, मंत्रालय का नाम चेंज करने से उस मंत्रालय की ओरिएंटेशन में चेंज आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है, या फिर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये क्यों ऐड किया गया है, राइट? तो ये सब चीजें आपको स्टडी करना यहां पे जरूरी है. नाउ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट किस वे में फंक्शन करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स क्या हैं, आरटीआई का रोल क्या है, यहां पे ये सब चीजें समझना जरूरी है. स्ट्रक्चर में आता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बीच में क्या इंटरफेस है. अगर एक प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा पॉपुलर हों जैसे कि मिस इंदिरा गांधी या फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो क्या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का रोल जो है चेंज हो जाता है? क्या हम ये कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी फिर ऐसे ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछती है कि टुडेज गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर सेंट्रिक गवर्नमेंट. डज द प्राइम मिनिस्टर रिमेन अ मेयर प्राइमस इंटरपेयर्स or he becomes all the more important when the prime minister like Mr. Narendra Modi has got the mandate of the people in his own name? क्या यदि प्राइम मिनिस्टर करिस्मेटिक लीडर हो तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का रोल क्या रहेगा? और ऐसे दशा में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का रोल क्या रहेगा? डज द कैबिनेट सेक्रेटरी लूज हिज पावर व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल popular, when the prime minister has got the mandate in his own name? तो ये questions को समझना जरूरी है. Then we have to understand the phrases given by the prime minister himself, like what is the meaning of minimum government and maximum governance? Do you think that having minimum number of ministers ensures maximum governance? A big question mark, right? Credibility, the deliverability of deliverables by the government. Government is just an instrument, right? And we need to hold the instrument accountable through RTI, through लोकपाल. ये सब चीजों को समझना काफी डायनामिक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं अगर आप दिल से यूपीएससी की तैयारी करें तो. नाउ टॉपिक 7 आता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, यानी कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल, लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, देन रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डिस्क्वालिफाइंग एमपीज एंड एमएलएज, recent Supreme Court judgments on लिली टॉमस केस, नोटा क्या है, none of the above option, क्या नोटा राज्यसभा पोल्स में लगना चाहिए या नहीं, ये सब टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं. तो इनको कवर करने के लिए अगेन द इंपॉर्टेंट सोर्स इज द न्यूज़पेपर. एंड व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर, द हिंदू इज द बेस्ट इन दिस केस. हिंदू में आप मिस्टर वरुण गांधी के एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं जहां तक सैलरीज ऑफ एमपीज एंड एमएलएज को इंक्रीज करने की बात है. तो ये सब जो टॉपिक्स हैं जिसपे वरुण गांधी ये लिखते हैं कि क्या ऐसी स्टेट में, तमिलनाडु में, जब तमिलनाडु के फार्मर्स न्यू दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर फार्मर्स सुइसाइड कमिट कर रहे हैं, क्या ऐसी अवस्था में हमारे एमपीज और एमएलएज का खुद की सैलरी इंक्रीज करना एक सही बात है या गलत? आर वी अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी? आर वी रियली अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी? ये सब चीजें आती हैं.
और पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पार्लियामेंट का जो स्तर है, लेवल ऑफ एफिशिएंसी का जो स्तर है, वो गिरते चले जा रहा है. बिकॉज as seen through the number of bills passed by the legislative assemblies and Parliament of India, Lok Sabha, in the last few Lok Sabhas is coming down when compared to the era of 1950s, 1960s. उस दौरान काफी ज्यादा बिल पास करे जाते थे, चर्चा होती थी, डिबेट होती थी. बट these days the healthy culture of debate, discussion has gone down. Disruption is the norm today. What are the reasons behind the disruption? इसे समझना जरूरी है. और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स क्या है आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग. तो इसके लिए जब इलेक्शंस का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इज इट अ बाइंडिंग सोर्स? व्हाट आर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324? राइट टू ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इसके लिए न्यूज़पेपर्स या फिर प्रताप भानु मेहता की बुक का इलेक्शन कमीशन पे जो चैप्टर है आप उसे समझ सकते हैं. और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ऑफ कोर्स एम लक्ष्मीकांत और डीडी बसु में से आप इसे पढ़ सकते हैं. एम लक्ष्मीकांत या डीडी बसु में से, या फिर मेरे ब्लॉग पे ये सारा कुछ दे रखा है. अगर आपको एम लक्ष्मीकांत भी बल्कि लगती है तो जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन को स्टडी करने के लिए आप मेरी वेबसाइट jatinverma.org पे विजिट कर सकते हैं. टॉपिक 8 जो है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, यानी कि लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक बॉडी है. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नियुक्ति कैसे होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को समझना, इनकी पावर्स को समझना, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनको समझना जरूरी है. सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाकी मेंबर्स की नियुक्ति कैसे होती है? यूपीएससी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट. और व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट यूपीएससी दैट यूपीएससी इज कंसीडर्ड टू बी अ क्रेडिबल बॉडी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एलिगेशंस क्यों लग रहे थे इस लोकसभा में? ये सब टॉपिक्स के, ये सब चीजों का आंसर ढूंढना जरूरी है. मल्टी मेंबर बॉडीज आर अ गारंटी अगेंस्ट करप्शन. बिकॉज अगर यूपीएससी में 10 मेंबर्स होंगे तो एक को खरीद सकते हो, 2 को खरीद सकते हो, 10 को खरीदना मुश्किल है. इसीलिए मल्टी मेंबर बॉडीज इज द नॉर्म. और फिर हम बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया. रेगुलेटरी बॉडीज का रोल क्या होना चाहिए? और जब हम 2 अच्छी बॉडीज की बात कर चुके हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है. यूपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन कहता है रेल टैरिफ अथॉरिटी, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी यदि रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन लाया जाता है, तो रेल टैरिफ अथॉरिटी की रोल पे एक कमेंट करें बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ पावर सेक्टर. पावर सेक्टर रेगुलेटर्स, जैसे कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है दैट इट हैज नॉट बीन, और नॉट ओनली दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ड्यूरिंग द एरा ऑफ शीला दीक्षित गवर्नमेंट दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वाज इंक्रीजिंग द पावर टेरिफ्स. So was the case with electricity regulatory bodies of all these states. तो इन टॉपिक्स को समझना कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के कहने पे जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स है वो इंक्रीज करती जाती हैं. तो ऐसे केस में रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मैगी कंट्रोवर्सी हुई, मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया, या फिर ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमाइड ज़्यादा मात्रा में पाया गया, जो कि ह्यूमन ब्रेन के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसी केस में रेगुलेटरी बॉडीज, चाहे वो रेल टैरिफ अथॉरिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, चाहे वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, इनका रोल क्या है? इनको बेटर रोल निभाने के लिए, इन ऑर्डर फॉर देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, मैंडेटेड ड्यूटी, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ इंटरफेस बिटवीन द रेगुलेटरी बॉडीज, द ट्राइब्यूनल्स एंड द गवर्नमेंट? ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे बिफोर यू अपीयर इन द मेंस 2020 और सब्सिक्वेंट मेंस एग्जाम. नाउ अब बात करते हैं टॉपिक 9, यानी कि स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज. क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होते हैं जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या फिर सेबी का जो ट्राइब्यूनल है. ट्राइब्यूनल्स का रोल क्या है? इसके लिए अगेन एम लक्ष्मीकांत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज़पेपर और बजट में जैसे चेंजेस लाए जाते हैं करंट अफेयर्स में, ये चेंज लाया गया कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ देयर ऑफिस वर
वेरीड, वर चेंज टू देयर डिसएडवांटेज। अभी तो ट्राइब्यूनल्स की जो पावर्स हैं, उनके मेंबर्स जो जुडिशियल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की जो पावर्स हैं, वो एक एक्ट में दी जा रही थी। एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें 5 साल का टेन्योर दिया गया था और उनकी सैलरी फिक्स थी, उनका बंगलो, रेजिडेंशियल जो हाउस मिलेगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्ट में दी गई थी। लेकिन बाद में बजट के तहत गवर्नमेंट ने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है ये पावर्स अपने आप को दे लेगी, यानी कि रेगुलेटरी मिनिस्ट्री जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है, अगर सेबी जो है, सेबी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है सेबी के जो ट्राइब्यूनल है, जो कि एक क्वाजी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका सारा काम जो है सेबी के ट्राइब्यूनल की जो पावर्स हैं, उनके मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की पावर्स, उनकी सैलरी, उनका रिमूवल, ये सारा कुछ अब मिनिस्ट्री तय करेगी। तो क्या ये सही है या गलत? ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, राइट। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के अंडर आती है, तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ताकि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी वो रेगुलेटरी बॉडी उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी। अब यदि रेगुलेटरी बॉडी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट या उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है चेंज कर पाएगी, तो क्या ये उनके लिए खतरा नहीं है कि वो जब वो इंडिपेंडेंट जजमेंट या ऑर्डर देगी रेगुलेटरी बॉडी, तो उस रेगुलेटरी बॉडी के चेयरपर्सन की रिमूवल का खतरा है। ही माइट बी रिमूव्ड बाय द मिनिस्ट्री फॉर गिविंग एन ऑर्डर विच इज नॉट बेनिफिशियल और विच इज नॉट फेवरेबल टुवर्ड्स द मिनिस्ट्री और विच एक्यूजेस द मिनिस्टर। तो ये सब टॉपिक्स को समझना हमारे लिए जरूरी है। इसके लिए अगेन न्यूज़पेपर या फिर आप मेरी करंट अफेयर्स मैगजीन जो कि मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। देन टॉपिक जो हमने 10 पे स्टडी करते हैं, टॉपिक इसमें जो टॉपिक 9 में स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं, जैसे कि सीबीआई। अभी सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, या फिर सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर जो हैं मिस्टर अस्थाना, उनको लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रोल क्या है। और फिर पावर्स ऑफ अगर हम देखें गवर्नर, लोकपाल, लोक आयुक्ता, गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंटर एट द स्टेट लेवल। गवर्नर को लेके जो कंट्रोवर्सीज हैं, उनके लिए सरकारिया कमीशन का जो गवर्नर पे चैप्टर है, आपको वो पढ़ना है, राइट। गवर्नर पे स्पेशली पंची कमीशन का जो चैप्टर है गवर्नर पे, आपको वो पढ़ना जरूरी होगा। तो ये चैप्टर नंबर और ये सब यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेगा, आप नोट करते रहिएगा। देन टॉपिक 10 डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। 2014 की इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि जो फॉरेन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी को, वो इंडिया के ग्रोथ रेट को स्लो डाउन करने के लिए कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर के पास में जो है प्रोटेस्ट को फॉर्ज कर रहे हैं। पेप्सी कंपनी या पोक्सो के पास जो प्रोटेस्ट है उसे फॉर्मेंट किया जा रहा है, उसको तूल को धूल दी जा रही है, जलती आग में घी डालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है जो फ्री फ्लो ऑफ एनजीओज या फ्री फ्लो ऑफ फंड्स फॉर फॉरेन एनजीओज, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनको फ्रीली फंड्स लाने के लिए अलाउ करता है। और ये फंड से एक कमर्शियल वॉर ना करके एक सॉफ्ट वॉर वेज किया जा रहा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को स्पॉइल करने के लिए, ग्रोथ स्टोरी को रिटार्ड करने के लिए। अगर कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं चलेगा, उससे क्या होगा, कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर ना चलने से पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो है सफिशिएंट अमाउंट में जनरेट नहीं हो पाएगी, और यदि पावर जनरेट नहीं हो पाएगी तो टोयोटा या फिर हुंडई के जो चेन्नई में प्लांट्स हैं, तमिलनाडु में जो प्लांट्स हैं, वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स, सो दैट वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड बी एबल टू मेक आउट कि ये एग्जाम्पल इस टॉपिक के सिलेबस को, इस सिलेबस के इस टॉपिक को कैटर करता है, माफ कीजिएगा। सो दिस इज देयर वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, चैरिटीज। इस टॉपिक के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इंडिया में फॉरेन फंडिंग ले सकती हैं, यानी कि अमेजन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकती है, बीजेपी या कांग्रेस को फंड दे सकती है। अब ऐसे अंदेशे में होगा क्या, ऐसी अवस्था में होगा क्या कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर फॉरेन कंपनीज से फंडिंग लेंगी तो फॉरेन कंपनीज इनके ऊपर प्रेशर डालेंगी कि जो फॉरेन पॉलिसी, जो एफडीआई पॉलिसी है इंडिया की, उसे और लिबरल बनाया जाए, उसे और ज़्यादा प्रो फॉरेन कंपनीज बनाया जाए, प्रो वॉलमार्ट, प्रो अमेजन या फिर प्रो एप्पल बनाया जाए। तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? तो ये सब चीज़ें हमें इस वे में समझना ज़रूरी है।
Now topic 11, government policies and intervention for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. PDS को implement करने में क्या प्रॉब्लम है? Centrally sponsored schemes, Ayushman Bharat, how does it impinge upon the federal फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? स्टेट्स ये कहती हैं कि सेंटर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स पे स्कीम्स बना के हमारी जुरिस्डिक्शन में दखल कर रहा है एंड इंटरफेयर कर रहा है. तो स्टेट्स एक्यूज द सेंटर ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू देयर डोमेन बाय कमिंग अप विद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, सौभाग्य स्कीम एंड द लाइक स्कीम्स. सेंटर सेज दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंटर को ये स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना जरूरी है ताकि इंडिया बिकम्स ग्लोबल भारत, इंडिया बिकम्स ग्लोबली अलाइंड. As of now, India has not been, or India is trying its level best to implement United Nations Sustainable Development Goals. तो एक तरफ ग्लोबल गवर्नेंस है और दूसरी तरफ लोकल गवर्नेंस है. तो ग्लोबल गवर्नेंस और लोकल गवर्नेंस को अलाइन करने की ये चैलेंज. और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए आप जो स्टडी कर सकते हैं उसके लिए आप स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सब के लिए आप PIB रेफर कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पे या कोई और वेबसाइट पे या किसी भी करंट अफेयर्स मैगजीन में आपको जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स का सेक्शन रहता है उससे आपको जो है एक्वांटेड रहना होगा थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि बाद में इन स्कीम्स को पढ़ना बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है. देन कमिंग टू दी 12th टॉपिक हियर, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये सब चीज़ों को पढ़ना जरूरी है. ट्रांसजेंडर्स बिल या फिर सरोगेसी बिल, ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट करती रहती है. सरोगेसी लॉ लाया गया है या फिर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन प्रिपेयर करती है, ये सब का रोल क्या है ऐसे केस में. वेलफेयर स्कीम्स और अगेन सौभाग्य स्कीम, आयुष्मान भारत, ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी. मिड डे मील स्कीम और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब. Institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections of societies. Institutions क्या है? National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Backward Classes, जिसे कि इस साल constitutional status दिया गया है. पहले National Commission for Backward Classes एक statutory body थी. तो you have to keep an eye on these things happening in the current affairs, especially for this topic 11, 12. सिर्फ फर्स्ट टॉपिक जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का वही स्टैटिक है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एंड ऑल. रेस्ट ऑल द टॉपिक्स आर हाईली डायनामिक, which is what makes this paper 2 both interesting and challenging. In order to smoothen the task for you guys, I am coming up with my इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स, जिसमें कि ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट, रेफरेंस बुक्स लाइक प्रताप भानु मेहता, ग्रैनविली ऑस्टिन, इन सब के क्रिस्प नोट्स बना के आपको पॉलिटी समझाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी. और इसके साथ साथ हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी करते जाएंगे. ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 24 जून 2019 से अनअकैडमी प्लस पे. अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं कोड जतिन वर्मा 71 इन ऑर्डर टू गेट सम डिस्काउंट एज वेल. तो ये सब चीज़ें हैं. इसके अलावा गाइज जो टॉपिक 12 है, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब स्कीम्स हैं. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रोल ऑफ FCI और द गवर्नमेंट्स एंडेवर टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, ये सब टॉपिक्स पे आपको नजर रखनी होगी. और टॉपिक 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस ऑफ ई गवर्नेंस, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस. क्या एक इलिटरेट इंडिया को इलिटरेट इंडिया बनाया जा सकता है? इज लिटरेसी अ प्रीकर्सर टू इलिटरेसी? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ऐसे टॉपिक्स आप एसए में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी के एसए पेपर में भी. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसके. और इस टॉपिक के लिए इग्नू की एक बुकलेट आती है जिसका कि एक्सर्प्ट, जिसकी समरी मेरे ब्लॉग www.jatinverma.org पे दी गई है. आप वहाँ से ई गवर्नेंस को प्रिपेयर करने के लिए जैसे कि टॉपिक्स हैं ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स, ई नाम, या फिर ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ये सब टॉपिक्स. देन पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर्स. सिटीजन चार्टर्स हैं क्या? पब्लिक सर्विस डिलीवरी बिल है क्या? राइट.
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए पब्लिक टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. इफ अ पर्सन इज अप्लाइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, within how much time, maximum time should he be able to get the electricity connection. Then सिटीजन चार्टर्स हैं. सिटीजन चार्टर्स होते क्या हैं, प्री कैरियर चार्टर क्या है, ये क्वेश्चंस कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पूछे जा रहे हैं. और इसके साथ साथ रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, टॉपिक 14 जो है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज. इस टॉपिक को ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स लाइक फॉर्मर सीएजी ऑफ इंडिया विनोद राय या फिर DK रवि या फिर दुर्गा शक्ति नागपाल, ये सब चीज़ों को, ये सब एग्जाम्पल्स को आपको इनका नोट्स बनाने होंगे ताकि यू कैन साइट दीज थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन. इसके साथ साथ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया परफॉर्मिंग इट्स एक्सपेक्टेड रोल, ये टॉपिक जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में भी आपको हेल्प करेगा अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करते हो. इसको प्रिपेयर करने के लिए सेकंड ARC की 10th रिपोर्ट है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको आप स्टडी कर सकते हो. नहीं तो न्यूज़पेपर में रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी के लिए जो पॉइंट्स फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं कैसे वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने में काम आ रहे हैं. आर सिविल सर्वेंट्स द गार्जियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर दे प्रो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और आर दे प्रो एलीट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ऐसे केसेस में आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो कि जैसे फॉर्मर CBI डायरेक्टर जो है मिस्टर सिन्हा, ही वॉज मीटिंग कुमार मंगलम बिरला राइट आफ्टर दी कोल 2G एंड कोल सेक्टर स्कैम, कोलगेट स्कैम जिसे बोला जाता है. कोयला घोटाले के बाद CBI जब जांच कर रही थी कोल स्कैम की, उस दौरान कुमार मंगलम बिरला हु वाज एन एक्यूज्ड इन दिस केस, ही वाज अलाउड टू मीट और ही वाज मीटिंग द CBI डायरेक्टर एट हिज ऑफिशियल बंगलो. हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये करप्शन के एग्जाम्पल्स भी हैं और ऑनेस्टी के एग्जाम्पल्स भी हैं. TSR सुब्रमण्यम जैसे ऑनेस्टी के एग्जाम्पल्स भी हैं. या फिर हम बात करें कि संजीव चतुर्वेदी जैसे एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में. और इसके साथ साथ डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, और डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड फॉर ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज, ये सब चीज़ें. तो कार्डर एम्पैनलमेंट या फिर डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, ये सब टॉपिक्स आप जो न्यूज़पेपर में आते हैं इस सेक्शन के लिए कैटेगराइज कर सकते हैं. और अब बात करते हैं, ये वीडियो यहाँ तक था. इसके बाद मैं लेके आऊँगा GS मेंस पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये टॉपिक जो है इसी पेपर का, GS मेंस पेपर 2 का, इस पे एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो रहेगा अंडर दिस सीरीज टारगेट 2020 बाय मी जतिन वर्मा. इसके अंदर कोर्सेज भी रहेंगे. आई विल बी टेकिंग लाइव सेशंस ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो. और अब चलते चलते दोस्तों बात करना चाहेंगे कुछ मोटिवेशन की कि इतना सारा सिलेबस, इतनी सारी बुक्स, इनको कैसे कवर किया जाए. तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम सिविल सर्वेंट. इज इट द स्टेटस, इज इट द रिकॉग्निशन, और इज इट द जेन्युइन डिजायर टू सर्व द vulnerable sections of society as expected by UPSC through this topic, role of civil services in a democracy. इसके साथ साथ अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक छोटी सी हिदायत देना चाहूँगा, छोटी सी सजेशन मेरी तरफ से रहेगी कि वी शुड मेंटेन पॉजिटिव ऑरा अराउंड आवरसेल्व्स. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो वी शुड हैव मोर ऑफ प्रोटॉन्स इन आवर एनवायरनमेंट रादर देन इलेक्ट्रॉन्स, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. हम लोग हीन भावना, हम लोग नेगेटिविटी लेके प्रिपरेशन करते हैं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, या मेरे XYZ रिलेटिव ने ऐसा किया था तो लेट मी गेट सेलेक्टेड इनटू UPSC, आई विल बी सेटलिंग द स्कोर विद देम. तो ये सब ना करके अगर हम एक मोटिवेशन की बात करें यहाँ पे, तो जब मन बना ही लिया है प्रिपरेशन का, सब कुछ करने का, तो वी शुड फॉलो द अडाज गिवन बाय हिटलर. Think 1,000 times before taking a decision, and once you have taken the decision, despite 1,000 difficulties, you should not relent. Despite 1,000 difficulties, you should not step back. So with that, I leave you guys. Thank you. Bye-bye.